तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, क्लास 11th के टॉपिक से लिया गया है, जो कि हमारा क्लास 11 में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है, यानी कि आईयूपीएसी और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है क्लास 11th में। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आती है आपके जो जीओसी वाले पार्ट में उसी चैप्टर में है, एनसीईआरटी के साथ में, ठीक है, उसी चैप्टर के अंदर मिक्स से वहां से लिया गया है। और ये हमारा नाइट्रोजन का जो एस्टिमेशन है वहां से पूछा गया है। देखो बच्चों, नाइट्रोजन का जो एस्टिमेशन होता है, नाइट्रोजन किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में है, वो दो प्रोसेस होता है। एक होता है हमारा ड्यूमास से, ड्यूमास मेथड होता है, और दूसरा प्रोसेस जो होता है वो हमारा होता है जेल्डाल। क्या होता है हमारा? जेल्डाल। ठीक है, ड्यूमास हर तरह की नाइट्रोजन को यहाँ पर क्या करते हैं, एस्टिमेट कर देता है, और जेल्डाल जो होता है वो हमारे नाइट्रो डाइएजो और किसी रिंग के अंदर अगर हमारे पास में नाइट्रोजन है, पायरिडीन या कोई भी पायरोल जैसा हो गया, उनके अलावा बाकी सभी का, इनको छोड़ देते हैं, बाकी सभी को क्या करता है, एस्टिमेट कर सकता है। ड्यूमास मेथड में क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन वगैरह होता है CO2 के एटमॉस्फेयर में। कॉपर क्यूपरस ऑक्साइड जो होता है ना, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड जो होता है, CuO जो होता है, उसके प्रेजेंस में होता है। और वहां पर जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें जितनी भी नाइट्रोजन है वो N2 की फॉर्म में फ्री हो जाएगी। इनकेस कंबशन में अगर N2 का ऑक्साइड बनेगा तो उसको कॉपर ऑक्साइड इसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है। जबकि जेल्डाल प्रोसेस जो होता है उसमें जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसकी H2SO4 से रिएक्शन वगैरह कराता है अपन, तो फाइनली वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, आरी भाषा में। तो ये इसका कुछ मेथड होता है, इसमें जो हमें प्रोडक्ट मिलती है नाइट्रोजन का वो N2 की फॉर्म में मिलती है, और यहाँ हमें क्या मिलता है, अमोनियम सल्फेट की फॉर्म में मिलता है। और इस पे हम सिंपल मोल कंसेप्ट के थ्रू जो हमारे पास में वॉल्यूम एस्टिमेशन वाला जो होता है हमारा, ये आप जानते हो PV/T वाला जो फॉर्मूला होता है हमारा, है ना, फिजिकल केमिस्ट्री में जो होता है ना, उसके थ्रू अपन इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से दो अलग अलग टेम्परेचर, दो प्रेशर पे हम नाइट्रोजन को यहाँ पे एस्टिमेट कर सकते हैं। वो एक अलग टॉपिक है जिसको हम डिस्कस वहीं करेंगे जब इसका न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है। आइए स्टेटमेंट को पढ़ लेते, क्या बोल रहा है। ड्यूमा मेथड इज यूजफुल फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। बिल्कुल सही बात है ये। ड्यूमा मेथड इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट बाय हीटिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद कंसंट्रेटेड H2SO4। नहीं, ये गलत है ना। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो बनेगा जिसमें स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है हमारा, इनकरेक्ट, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो हमारा क्लास 12 का एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर है, वहां से पूछा गया है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन जो था हमारा, वो आई थिंक 28 या 29 को वापस पूछा गया था, आप देख सकते हैं, ठीक है। सिमिलर सा एक क्वेश्चन था, एकदम उसके जैसे ही। ये बोल रहा है कि अमन ने एक कंपाउंड बनाया है, वो ये कंपाउंड हमारे पास में ये है। अब उसे इस कंपाउंड को बनाने के लिए उसने सोचा है कि मैं एक काम करता हूँ कि इसको एल्डोल कंडेंसेशन के थ्रू उसको बना लेता हूँ, ठीक है। अब उसको लेबोरेटरी में कुछ एल्कीन्स मिलती, साइक्लिक एल्कीन मिलती है, ठीक है। वो साइक्लिक एल्कीन आपने सामने यहाँ पर लिखी हुई है। अब वो सोच रहा है कि मैं इन साइक्लिक एल्कीन को क्या करूँ, ओजोनोलाइसिस करवा दूं, और उससे जो बनेगा मेरे पास में ऑब्वियस सी बात है डाई, जब ऐसे करोगे, ठीक है, तो डाई कार्बोनिक कंपाउंड होगा, उसके थ्रू अपन इसको बना देंगे। तो वो बोल रहा है कि इनमें से कौन से हम साइक्लिक एल्कीन को यूज करें कि हमारे पास में ओजोनोलाइसिस के बाद में ये वाला कंपाउंड बनेगा। देखो मैंने पहले भी आपको इस तरह के कंपाउंड को क्वेश्चन को करने का तरीका बताया था कि हम इसमें रिवर्स अप्रोच लेंगे एल्डोल की, है ना। और रिवर्स अप्रोच कैसे ली जाती है कि आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ा है, तो जहां से आप बॉन्ड तोड़ रहे हो ना, ठीक है, वहां पर जहां डबल बॉन्ड है वहां पर आपके पास में क्या आना चाहिए, डबल बॉन्ड O आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरफ H आ जाएगा, और बाकी कंपाउंड में ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा रिवर्स एल्डोल, ठीक है। अब अगर आप यहां से आपके निकालते हो ऑक्सीजन, निकालते हो यहां से भी आप ऑक्सीजन निकालते हो ओजोनोलाइसिस के लिए, रिवर्स ओजोनोलाइसिस, है ना, रिवर्स ओजोनोलाइसिस लगाते हो, तो आपके पास में एक साइक्लिक रिंग बनेगी जो 6 मेंबर की होगी, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इसमें एक CH3 आ जाएगा। तो ऐसा ढूंढो जहां पर साइक्लिक मेंबर 6 मेंबर की रिंग हो, डबल बॉन्ड के ऊपर ही हमारा CH3 हो, ठीक है। तो ये वाला हमारा आंसर इसका सही हो जाएगा। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो बायोमोलिक्यूल नाम का चैप्टर है क्लास 12 का, वहां से क्वेश्चन पूछा गया हमारा। तो क्लास 12 में बायोमोलिक्यूल्स उठाया गया है, ठीक है। और जो
बेसिकली टॉपिक जो है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट और जो बायोमोलिक्यूल में एक हमारा डीएनए आरएनए जो होता है वहां से दोनों से ही लिया गया है, और स्पेशली इस बार फोकस किया है राइबोस शुगर के ऊपर। ठीक है, देखो जब आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो कि राइबोस जो होता है उसकी स्ट्रक्चर जो होती है हमारी वो कुछ इस तरह से होती है। ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में बात करें अपन, ओपन स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह का होता है, एरिथ्रोस फॉर्म से बनता है हमारा वो। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, राइबोस होता है। ठीक है, अब इस राइबोस में ये तो इसकी स्ट्रक्चर हो गई है। अगर मैं इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर तैयार करता हूँ, ठीक है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होता है आप लोग जानते हैं कि यहाँ वाला जो कार्बन है, ठीक है, ये जाके हमारा रिएक्शन करेगा हमारा इस एल्डिहाइड ग्रुप से। ठीक है, तो ये जाके तो बन जाएगा हमारा कुछ इस तरह का, यहाँ पर आएगा हमारा OH, क्योंकि देख रहे हैं ना आप यहाँ पर ये स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो एक H यहाँ चला जाएगा तो बनेगा OH, एक तरफ आएगा H, फिर आएगा हमारा ये OH सेकंड कार्बन का, थर्ड कार्बन का OH, फोर्थ कार्बन वाला तो इससे जुड़ा हुआ है, और फिफ्थ का ये CH2OH, यहाँ पे H H H, और ये वाला कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये बेसिकली हमने अल्फा फॉर्म बनाई है इसकी, ये कौन सी हमारी अल्फा फॉर्म है। अगर इसमें देखें टोटल रिंग के अंदर मेंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग है। तो 5 मेंबर की रिंग के लिए आप लोग जानते हैं कौन सी स्ट्रक्चर आती है हमारी, फ्यूरेनो स्ट्रक्चर आती है। ठीक है, तो ये हमारी फ्यूरेनो स्ट्रक्चर हो जाएगी। जैसे कि अपना कार्बन नंबर 1 ये मान लीजिए, ये कार्बन नंबर 1 है, जैसे ये है ना 1 2 3 4 5, 2 3 4 यहाँ पे होगा, और 5 CH2OH हमेशा ऊपर ही रहता है। ठीक है, तो इस तरफ वाले में ये हमारा अल्फा OH ऊपर आ गया। ठीक है, नहीं अल्फा OH जो होगा वो कहाँ आएगा हमारा, नीचे की साइड में आएगा, इधर आएगा, ये अल्फा OH H OH H OH H OH। ठीक है, ये हमारे पास में यहाँ पे तो H आएगा ना। ठीक है, तो ये हमने इसकी कौन सी फॉर्म बनाई है, अल्फा फॉर्म बनाई है। ये कौन सा हमारा राइबोस का, अल्फा डी राइबोस। ओके, तो अल्फा डी राइबोस जो होता है हमारा वो इस स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, अगर हम बोले कि डीएनए में कौन सा होता है तो बेटा ध्यान रखना, डीएनए में इसका अल्फा नहीं होता, बीटा फॉर्म होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर मैं डीएनए की फॉर्म बनाऊं तो डीएनए में पाया जाता है वो बीटा राइबोस पाया जाता है। ठीक है, डीएनए सॉरी आरएनए जो होता है हमारा, ठीक है, उसमें राइबोस न्यूक्लिक एसिड में ना, और वैसे भी डीएनए में एक ऑक्सीजन वहां से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसमें जो हमारा OH आएगा वो हमारा बीटा फॉर्म में आएगा, तो फर्स्ट OH जो आएगा ऊपर आ जाएगा, फिर H, देन बाकी सारे OH यहीं पे आएंगे। ठीक है, H एंड CH2OH। अब ये इस तरह से तो क्वेश्चन में भी थोड़ी गड़बड़ है कि यहाँ पे डीएनए के लिखा हुआ, वहां पे जैसे बेसिकली होता वहां पर हमारा कौन सा है, आरएनए ही होता है। ठीक है, बट इनका न्यूक्लिक एसिड से कहने का मतलब था, बच्चे यहाँ पे समझ जाते हैं। ठीक है, तो द कार्बोहाइड्रेट राइबोस प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड, डीएनए की जगह। ठीक है, पहली बात वो पेंटोस शुगर होती है, बिल्कुल हाँ ये पेंटोस शुगर होती है, 5 कार्बन वाली शुगर होती है। प्रेजेंट इन पायरनोस फॉर्म, देखो फ्रॉम लिखा हुआ था इनकी जो पेपर में आ रही थी वो फ्रॉम था, मैंने फॉर्म कर दिया, इसको काटा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना, तो पायरनोस फॉर्म में होता है, बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है, कि ये हमारा कौन सी फॉर्म में होता है, पायरनोस फॉर्म में नहीं होता, ये कौन सी फॉर्म में, फ्यूरेनोस फॉर्म में होता है। ध्यान रखना, ये कौन सी फॉर्म में हमारा, फ्यूरेनोस फॉर्म में, तो ये वाला स्टेटमेंट का गलत है। ठीक है, ये डी कॉन्फिगरेशन में होता है, हाँ बिल्कुल ये सही बात है। ठीक है, देखा जाए तो हमारा ये रिड्यूसिंग शुगर होती है, फ्री फॉर्म में होती है, तो बिल्कुल सही बात है कि फ्री फॉर्म में है, तो जैसे हमारी मतलब फ्री फॉर्म यानी कि असाइक्लिक में है तो रिड्यूसिंग शुगर है, ये हमारे टॉलरेंस है ना, और जो टॉलरेंट रीजन है हमारा बेनेडिक्ट है ना, फेलिंग है, उनसे ये रिड्यूस हो सकता है हमारा। ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ प्रेजेंट है, तो रिड्यूसिंग शुगर होती है। और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में होती नहीं, ये हमारे बीटा न्यूमेरिक फॉर्म में होती है, हमने अभी बात की थी। ठीक है, तो हमारे जो स्टेटमेंट्स के जो सही आएंगे वो आएंगे A C and D, A C and D। बेटा ये क्वेश्चन हमसे जो पूछा गया है वो हमारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी कि क्लास 12 के एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर से पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें इनकी रिएक्टिविटी पूछी गई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। एक बार स्ट्रक्चर बना लेते, जैसे कि एसिडोफिनोन जो होता है उसकी स्ट्रक्चर जो होती है हमारी
वो इस तरह का होता है। ये हमारा एसिटोफिनोन होता है। पैरा टोल्यूएल्डिहाइड जो होता है हमारा, यानी कि पैरा पोजीशन पे CH3 होगा और यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड हो गया। बेंजल्डिहाइड आप सभी जानते हैं, उसकी स्ट्रक्चर हमारी इस तरह की होती है। मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, बेटर रहेगा, ठीक है। और बेंजल्डिहाइड आप लोग जानते ही हैं, ये हमारा बेंजल्डिहाइड हो गया। पैरा नाइट्रो एल्डिहाइड, ये पैरा नाइट्रो एल्डिहाइड। देखिए अगर बात करें रिएक्टिविटी के बारे में, तो रिएक्टिविटी में जो हमारा पहली बात जो होती है, ठीक है, कि जो कीटोन जो ग्रुप होते हैं वो एल्डिहाइड से कम रिएक्टिव होते हैं। तो एसिटोफिनोन सबसे कम ही रिएक्टिव होगा, ठीक है, क्योंकि इसके दोनों ही साइड से क्या होते हैं कि डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, जो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कम कर देते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं कर पाता, अच्छा खासा उसको पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नहीं मिल पाएगा, प्लस स्टेरिक इंडेक्स भी बढ़ जाता है, ठीक है। फिर बात की जाए कि जो अल्डिहाइड ग्रुप है इनमें, तो अगर इसमें जितना हमारा क्या होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेगा, उतना ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो विड्रॉइंग ग्रुप सबसे ज्यादा NO2 होता है जो कि -M होता है, और ये हमारा +H ग्रुप होता है, ठीक है, और इस पर कोई भी ग्रुप लगा हुआ नहीं है। तो अगर देखा जाए तो इसका जो सही ऑर्डर है वो हमारा कौन सा होगा, पैरा नाइट्रो वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड होगा, फिर हमारा टोलुइन वाला, एंड देन सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, हमारा एसिटोफिनोन वाला हो जाएगा। ओके, उसका सही आंसर जो होगा हमारा वो कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 4। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन पूछा गया हमारा क्लास 12 के हेलो एल्केन हेलो एरीन से क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा भी कह सकते हैं कि एमीन वाला चैप्टर भी थोड़ा इसके अंदर इंक्लूड हो गया और अल्कोहल भी हो गया है, ठीक है, बट प्रॉपर देखा जाए तो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन वाला चैप्टर ही यहाँ से ऐड हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा गया, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि पहला स्टेटमेंट में बोल रहा है कि अगर ये कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, तो इसके लिए कम पोलर मीडियम होगा, यानी कि सॉल्वेंट कम पोलर होगा तो भी चल जाएगा, है ना, तो भी आराम से हो सकते हैं। बट दूसरे वाले में बोल रहा है कि उसमें हमें पोलर मीडियम जो होगा वो ज्यादा होना चाहिए, मतलब कि जो सॉल्वेंट है उसकी पोलैरिटी अच्छी खासी होनी चाहिए, है ना। देखो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास में जो दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं उन दोनों पे ही क्या आ रहा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है ना। तो यानी कि अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे जो स्पीसीज बन रही है वो हमारी चार्ज स्पीसीज बन रही है, और चार्ज स्पीसीज जो होती है हमारी वो पोलर मीडियम में अच्छे से स्टेबल होती है, जैसे कि H2O, वो इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज कर देगा, इसका सॉल्वेशन करेगा, है ना, जैसे उसके सॉल्वेंट पार्टिकल आएंगे यहाँ पर, ठीक है, तो वो इसको स्टेबलाइज करेंगे, उसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव जो पार्ट होगा वाटर का, नेगेटिव एंड पॉजिटिव वाला पार्ट, वो इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पोलर मीडियम होगा तो ज्यादा वेट रहेगा, बट इसमें अगर पोलर कम भी होगा तो भी चल जाएगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है हमारे वो सही है, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। बच्चों ये क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो हमारा है क्लास 11 के हाइड्रोकार्बन चैप्टर से पूछा गया है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि जैसे बोल रहा है कि एल्कीन जो होती है, ठीक है, उस पर हम HBr की रिएक्शन कराते हैं, बेसिकली हम उस पर अगर H+ को एडिशन करेंगे तो एक बार हमारा कार्बोडाइन बनाएगा, ठीक है, अगर ये है हमारा, तो उसमें से अगर एक पे H चला गया तो दूसरे पर क्या आएगा हमारे पास में, कार्बोडाइन आएगा। तो उनमें से कहाँ रिएक्शन फास्ट होगी, अब आप ये ढूंढो कि जहाँ कार्बोडाइन बन रहा है ना पहली बार में, उनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोडाइन कौन सा है। जैसे इसमें कार्बोडाइन बन गया तो यहाँ बनाओ एक ही बात है, ठीक है, बट अगर इस वाले कंडीशन में देखा जाए तो एक ही बात तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, इसका माइनस इफेक्ट काम करेगा, इस पे यहाँ पे इसका माइनस इफेक्ट कम हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें बात करेंगे तो प्लस यहाँ पर आएगा तो ये इसको अब माइनस आई काम नहीं करेगा, अब ये इसको क्या देगा, एक तरह से प्लस हम रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। इन दोनों में बात करेंगे तो यहाँ प्लस आएगा जहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन इसको सपोर्ट करने वाला है, ठीक है। यहाँ बात करेंगे इन दोनों में कहीं भी बना लो, ठीक है, उनमें हमारा यहाँ बनाओ या यहाँ बनाओ, ठीक है। तो अगर हम एक बार सभी को रिएक्टिविटी के ऑर्डर से अरेंज कर लें, ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होगा वो हमारा Q ही होगा, क्योंकि उसको रेजोनेंस मिल रहा है, ठीक है, और सबसे कम रिएक्टिव जो होगा वो हमारा P होगा। क्यों होगा P, क्योंकि उस पर -I काम कर रहा है, ठीक है। फिर बात की जाए कि यहाँ पर अगर अल्फा हाइड्रोजन देखे जाए तो इसमें कितने आ रहे हैं हमारे पास में अल्फा हाइड्रोजन, 2 3 कितना हो गया 5, ठीक है, 2 और 3 कितना हुआ हमारे पास में, यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है हमारे पास, ठीक है। इसमें देखा जाए तो जब इसको करेंगे तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना आएगा हमारे पास, 2 5 तो ये हो गया, एक हमारे पास में यहाँ पे
दो और हो जाएगा, क्योंकि वो H आके जुड़ेगा तो वो अल्फा हाइड्रोजन बन जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो 2 2 4 और 3 कितना हो गया हमारे पास में 7, तो यानी 7 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है 7 है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है 5 है, अल्फा 5 है। तो दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा हमारे पास में, ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा हमारा, आर होगा। देन कौन सा होगा हमारा, एस होगा, फिर होगा क्यू होगा। ठीक है, अब फिर क्या होगा हमारा, पी होगा। तो इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा हमारे पास में, क्यू होगा। और जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी इसकी रेट भी क्या होगी, फास्ट होगी, यानी इसका आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो हमारा क्लास 11th का जो हमारा हाइड्रोकार्बन है उसमें अल्काइन टॉपिक से आया हुआ है। कन्वर्जन एक सिंपल सा हमारे पास में, और थोड़ा बहुत उसके अंदर बाद में जाके एल्डिहाइड कीटोन को भी ऐड किया है, तो एमीन का कन्वर्जन भी हमारा ऐड है। ठीक है, तो क्लास 11 क्लास 12 की कन्वर्जन का मिक्स क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो। ठीक है, देखो पहली बार में ये बोल रहा है जैसे कि हमारे पास में CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ये हमारे पास में है। अगर उसकी रिएक्शन हम कराते हैं H2SO4 से, डाइल्यूट H2SO4 से इन Hg2+ में, तो आप जानते हैं कि एक तरह का हमारा क्या होगा, हमारे पास में एडिशन रिएक्शन होता है। ठीक है, और इस एडिशन रिएक्शन में मतलब वाटर का एडिशन होता है यहाँ पर हमारे पास में, और ये बनता है। फिर ये कीटो इनोल कन्वर्जन होता है इसके अंदर। ठीक है, और ये हमारी इनोल फॉर्म है तो कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये बनेगा हमारे यहाँ पर कीटो फॉर्म बन जाएगी। ये यहाँ पे खत्म हो गया पहली बार में। फिर इसकी दूसरी बार में HCN रिएक्शन करवाई जाएगी। अब जब इसे HCN रिएक्शन करवा देंगे तो ये बनाएगा हमारे पास में साइनोहाइड्रिन OH CN CH3। फिर कर रहा है वो H2+ निकल से इसका कर रहा है रिडक्शन कर रहा है, तो वो इसके जो साइनाइड है इसको 1 डिग्री में बना देगा। तो ये हमारा CH2NH2 बनेगा। तो आपको पता लगाना है कि इनमें सही प्रोडक्ट कहाँ बना हुआ पास में। तो अगर देखा जाए तो ये जो हमारा सही प्रोडक्ट बना हुआ है इसके अंदर वो ये यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो ये CH2 से यहाँ आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो रहा है, इसका सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है हमारे क्लास 11th के GOC टॉपिक है वहां से पूछा गया है, और इसमें हमें 4 कार्बोटाइन दे रखे हैं, उनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोटाइन कौन सा वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखो जैसे अगर इन चारों में बात करें तो इस वाले में दिख रहा है हमें कि क्लियरली हमारे यहाँ पे क्या लगा रहा है, +M ग्रुप लगा रहा है। ठीक है, बट ये +M ग्रुप में यहाँ पे जो रेजोनेंस है वो डिवाइड हो चुका है, क्रॉस रेजोनेंस आ चुका है। ठीक है, तो रेजोनेंस तो हो रहा है लेकिन थोड़ा सा कम डोमिनेटिंग है, क्रॉस रेजोनेंस है। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये तो हमारा एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो गया, हमारा पास में एक ही डायरेक्शन में आ गया। तो इन दोनों में से अगर बात करें, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, हमारा थर्ड होगा, फिर कौन सा होगा हमारा 1 होगा। तो थर्ड हमारा ज्यादा स्टेबल होगा, फिर हमारा कौन सा होगा 1 होगा। फिर बात की जाए यहाँ पे इन दोनों में, तो देखो यहाँ पे रेजोनेंस तो आगे इतना तो रेजोनेंस है, लेकिन इस पार्ट को छोड़ दो तो इस साइकिल वाला इसमें कौन सा हमारे पास -i लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा -i बता रहा है। अब आप बोलोगे यहाँ पर ये हमारा रेजोनेंस बताएगा, तो बेटा ये +M से ज्यादा इसका डोमिनेटिंग जो होता है वो कौन सा होता है, इसका -i होता है। तो इसका -i डोमिनेटिंग होता है, +M को नहीं देखा जाता है, तो इसका -i काम करेगा। तो इसका -i है, उसका भी -i फैक्टर देखा हुआ। दोनों में से स्ट्रॉन्ग -i किसका, हमारा नीचे वाले का, क्योंकि ये ज्यादा पास में बैठा हुआ वापस। ठीक है, तो ज्यादा हमारे पास में ये होगा, यानी कम ये हुआ -i, तो यानी इसका में कौन सा आएगा, 1 का में 2 आएगा, फिर कौन सा आएगा हमारा 4। इन्होंने पूछा हुआ है कि सबसे स्टेबल कार्बोटाइन कौन सा, तो हमारा थर्ड वाला सबसे स्टेबल है, तो इसका ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा। बेटा ये जो क्वेश्चन हमारे क्लास 11th के 2 चैप्टर से मिक्स होकर आया है हमारा, एक तो GOC में एसिड बेस रिएक्शन और दूसरा आ गया हमारा यहाँ पे मोल कंसेप्ट। ठीक है, इन दोनों से मिक्स होकर आया हुआ है। अब बोल रहा है कि बेंजोइक एसिड जो कि हमारा NaCO3 रिएक्शन करता है, बिल्कुल करता है, हम जानते हैं कि बेंजोइक एसिड जो होता है वो हमारा NaHCO3 से रिएक्शन करता है हमारा। ठीक है, और NaHCO3 से रिएक्शन करेगा, इसका भी 1 मोल चाहिएगा हमें, इसका भी 1 मोल चाहिएगा, और दोनों रिएक्शन करने के बाद में यहाँ से CO2 गैस को रिलीज करेंगे, CO2+ H2 को यहाँ से रिलीज वगैरह कर देंगे हमारा, और यहाँ पे बनेगा हमारा सोडियम का सोल्ट बन जाएगा। अब ये बोल रहा है कि जो CO2 गैस रिलीज हो रही है वो हमारी 11.2 लीटर रिलीज हो रही है ना, यानी कि ये STP रिलीज हुई, यानी कि कितना हो गया हमारा, हाफ मोल हो गया। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं मोल कंसेप्ट में मोल निकालने का तरीका क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन क्या होता है 22.4 लीटर 8 STP।
तो अगर हम यहाँ मोल निकालेंगे तो 11.2 डिवाइड बाई 22.4 यानी कितना हो गया हमारे पास में, हाफ मोल हो गया। यानी कि हाफ मोल अगर CO2 निकली है, यानी ये हमारा था कितना, हाफ मोल ही होगा, है ना। ये दोनों ने हाफ हाफ मोल रिएक्शन की होगी हमारे पास में, ठीक है। तो हाफ मोल है तो बेंजोइक एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास होता है हमारे पास में, वो मॉलिक्यूलर मास होता है हमारा 122 ग्राम पर मोल होता है। तो 122 ग्राम पर मोल का जो हमारा हाफ मोल आएगा, ठीक है, क्योंकि मोल का फॉर्मूला ये भी तो होता है हमारा कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे वेट निकालना चाहते हैं तो मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट, मोल कितना हमारा हाफ मोल है, ठीक है, हाफ मोल इंटू 122। तो अगर इसको करेंगे हम तो इसका आंसर आएगा हमारा 61 ग्राम आ जाएगा। और यही पूछा हुआ है कि हमारा जो x ग्राम है वो बेंजोइक एसिड था, तो x की वैल्यू कितनी हो गई वापस में, 61 आ गई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 61। ओके।